हेलो दोस्तों, प्रिया हिस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी की सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट 2 चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करा दिया है और मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 6 एनसीईआरटी की। अगर आपको ये चैप्टर में शुरुआत से रहना है क्लास 6 के एनसीईआरटी में, तो आप मेरे पहले के 3-4 वीडियोज़ हैं उन्हें देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज से मैं क्लास 6 की चैप्टर 3 जो है आरंभिक नगर, उसकी शुरुआत करने जा रही हूँ। देखिए दोस्तों, हमने चैप्टर 1 पढ़ा था कब, कहाँ, कैसे। फिर हमने चैप्टर 2 में पढ़ा कि लोगों ने खाद्य का उत्पादन कैसे किया, भोजन का उत्पादन कैसे किया और उसका संग्रह कैसे किया, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। ओके दोस्तों, अब आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है चैप्टर 3, जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, आरंभिक नगर। इसके बारे में आप लोगों को जानना है। ठीक है दोस्तों, आरंभिक नगर कैसे थे और इतिहास में इसका क्या महत्व है, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि एनसीईआरटी की सभी पुस्तकें और जो भी जितनी भी बुक्स हैं सभी स्टोरी बेस में होती हैं, इसलिए इनके चैप्टर की शुरुआत एक क्वेश्चन से होती है। यहाँ पे देखिए 2 बच्चे हैं, दोनों पंजाबी दिख रहे हैं, पंजाबी ही हैं। उनका क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। हेडिंग है पुराने भवन का संरक्षण, कि पुराने जो भवन होते हैं ना, उनका संरक्षण कैसे किया जाता है। संरक्षण मतलब कि कोई भी चीज़ बनी हुई है उसे कैसे हम मेंटेन करके रख सकते हैं, वो जैसी की है वैसी ही उसे बनी रहने दें। दोस्तों, ताजमहल इतना पुराना आर्किटेक्चर है, कितने सालों पहले का उन्होंने शाहजहाँ ने बनवाया था, आज भी वो वैसा का वैसा ही है। हाँ, थोड़ी बहुत उसमें उसका कलर जो है वो डाउन हो रहा है, लेकिन अभी भी वो जो भवन है वो वैसा का वैसा ही है। वो इसीलिए ऐसा है क्योंकि हमने उसका संरक्षण अच्छे से किया। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि किसी भी भवन का जो कि प्राचीन है, संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आप अजंता एलोरा गए हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। आप जब वहाँ पर जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि अभी भी वो गुफाएं वैसी की वैसी ही हैं। उसमें थोड़ी भी ऐसा कुछ भी उसका नुकसान नहीं हुआ है। उसका रीज़न है कि जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, हमारा जो पुरातत्व विभाग है, वो ऐसे भवनों को, ऐसे जो आर्किटेक्चर होते हैं, पुरातात्विक स्थल होते हैं, उनका वो संरक्षण करता है। इसीलिए यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण करें। जसपाल और हरप्रीत 2 लोग हैं, एक है जसपाल और एक है हरप्रीत। अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे और उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहागर कहा करते थे। ओके दोस्तों, उन्होंने देखा कि लोग एक खंडहर की तारीफ कर रहे थे, कि जिसे वो बच्चे क्या बोलते थे, ये घर तो भूतहा घर है। अक्सर आप लोग भी जब गांव गए होंगे ना, तो वहाँ पे ऐसी कोई पुरानी हवेली रही होगी, तो आप लोगों ने भी कहा होगा कि अरे ये तो भूत वाली हवेली है। एक ने कहा इसकी वास्तुकला तो देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है। दूसरी महिला ने कहा हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। दोस्तों, आपको भी समझ में आया ये क्वेश्चन? नहीं आया तो मैं आप लोग को बताती हूँ। जसपाल और हरप्रीत, ये 2 बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे अपनी गली में। जब वो क्रिकेट खेल रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लेडीज़, कुछ लोग थे जो कि उस गली में खंडहर वाली ज़मीन थी, खंडहर घर था, उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि ज़रा इस घर की नक्काशी तो देखो, दीवार पे जो नक्काशी बनी है। आपने देखा होगा दोस्तों, आप कहीं पुराने मंदिर में गए होंगे ना, तो आपने देखा होगा मंदिरों पे नक्काशी की गई होती है, पत्थरों को तराश करके नक्काशी की गई होती है, तो उसे हम कहते हैं वास्तुकला। तो वो बोलते हैं कि देखो इसकी नक्काशी कितनी सुंदर है।
तो फिर एक लेडीज़ बोलती है कि हमें मंत्री जी को पत्र लिखना चाहिए कि जो खंडर वाला घर है इसकी सुरक्षा का इंतज़ाम किया जाए। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया ना, जितने भी पुराने प्राचीन स्थल होते हैं उसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरह से वो हमारी विरासत होती है। अगर हम उनका संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले जो भविष्य के बच्चे हैं या भविष्य की जो जनरेशन होगी उन्हें पता नहीं चलेगा कि हमारे देश में कैसे कैसे विरासत थे, इसलिए उनका संरक्षण करना ज़रूरी है। अब पुराने हम स्थल की बात कर रहे हैं तो यहीं से शुरुआत होती है हड़प्पा। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम एनसीईआरटी की सीरीज़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। यहाँ पर टॉपिक आया हड़प्पा की कहानी। ये जो हड़प्पा स्थल है ना दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्थल आपको बताएगा कि कैसे आज जिस हम शहरीकरण को देखते हैं, जिस हम शहरी सभ्यता को देखते हैं, जिस हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं, वो टेक्नोलॉजी को हम आज देखते हैं, लेकिन वो सारी तकनीकी आज से हज़ारों लाखों वर्ष पूर्व थी। बहुत ही ताज्जुब की बात है दोस्तों, बहुत ही शॉक्ड होने वाली बात है कि जिस सभ्यता को, जिस घर को, घर बनाने की तरीके को हम आज देखते हैं, वो सभ्यता तो बहुत प्राचीन है। इसलिए कहा जाता है ना कि भारत की जो सभ्यता है उसका कोई जोड़ नहीं है, उसका कोई मुकाबला कर भी नहीं सकता, क्योंकि वह देश की, पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। और जो सभ्यता भारत देश की है वैसी सभ्यता किसी भी देश में नहीं देखी जाती, चाहे वो शहरीकरण की सभ्यता हो, चाहे वो संस्कृति की सभ्यता हो। हर सभ्यता में भारत देश हमेशा अग्रसर रहता है। ओके दोस्तों, हम देखते हैं कि हड़प्पा की कहानी क्या कहती है। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। ये बात एकदम राइट है दोस्तों कि कोई भी इमारत है अपनी कहानी बताएगी। किसी भी इमारत को देख के आप पता लगा सकते हो कि वो कितने साल पुरानी है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी दोस्तों, कितने साल पहले, 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। क्या मिला? हड़प्पा। कहाँ मिला? पंजाब में। क्यों मिला? क्योंकि इंजीनियर लोग जो थे वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो उन्हें अचानक से हड़प्पा पूरा स्थल मिला। ओके दोस्तों, मैं ऐसा मान रही हूँ कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। ओके, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, ये जो हड़प्पा स्थल आधुनिक कहाँ है? पाकिस्तान में। आपको पता है ना दोस्तों, कुछ पंजाब का हिस्सा भारत में है और कुछ पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिल जाएंगी। इंजीनियरों ने सोचा ये खंडहर इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ से कुछ तो ईंटें हमें मिल जाएगा। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई। क्या क्या दोस्तों, उन इंजीनियरों को लगा कि पुराना कोई खंडहर होगा, तो वहाँ से उन्होंने बहुत सारी ईंटें उठा ली, और जैसे उन्होंने कई हज़ारों ईंटें उखाड़ ली तो उन्हें पता चला कि कुछ इमारतें जो है वो पूरी तरह से क्या हो गई हैं? नष्ट। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। वाह, मतलब मुझे पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, इतने अच्छे फैक्ट्स हैं, आपको पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, कितना मतलब शॉकिंग की बात है कि इंजीनियर जिसे खंडहर सोच रहे थे कि ये खंडहर है, गुफा होगी, वो एक खंडहर नहीं था। वो 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को खोजा, तब उन्हें पता चला कि जो खंडहर है ये भारत उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। बहुत अच्छी बात थी। मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि जो शहर की सभ्यता आज बसी हुई है, जो बिल्डिंग, इमारत, गटर की व्यवस्था, सारी व्यवस्था हम आज देख रहे हैं, उसका साक्ष्य कितने लाखों सालों पहले ही हमें मिल चुका था। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कही गई। वाह, बहुत ही अच्छा है। कितना मतलब गौरव वाली बात होती है ना हमारे लिए कि हमारे देश से लाखों वर्ष पहले तो भारत और पाकिस्तान एक ही था, अभी जाके उसका विभाजन हुआ, लेकिन पहले के समय में भारत और पाकिस्तान एक ही था, तो वो जगह भी भारत में ही आती थी। तो क्या बोला है कि इसके बाद से जितने भी पुरातात्विक स्थल मिले, जो भी इमारतें मिली, उन्हें हम हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहने लगे। उन्हें हम कहने लगे कि ये इमारत हड़प्पा सभ्यता की इमारत है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, कहानी की तरह याद रखिए और साथ ही में ये जो फैक्ट्स है उसे भी याद करना मत भूलिए। अपने नोटबुक में आप नोट्स बना लीजिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन करिए और उसमें पेंसिल या पेन से टिक मार्क कीजिए। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक भी नहीं है तो मेरे वीडियो को सिर्फ सुनने से ही आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसा कि मैंने अभी समझाया, हम लोग बात कर रहे हैं हड़प्पा स्थल के बारे में। हड़प्पा स्थल पंजाब में है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। कैसे मिला हड़प्पा स्थल के बारे में, तो जो इंजीनियर्स थे वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तो जब वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उन्हें एक खंडहर जैसी ज़मीन मिली। तो उन्होंने सोचा कि हम यहाँ से बहुत सारी ईंटें उठा लेते हैं। फिर जब उन्होंने ईंटें बहुत सारी लेके गए, कई हज़ारों बहुत सारी ईंटें लेके गए, तो बहुत सारी इमारत जो थे वो नष्ट हो गए थे। जब इमारतें नष्ट हो गई फिर उन्होंने पता लगाया कि ये जो है जगह वो खंडर नहीं है, वो तो एक शहर है, उपमहाद्वीप का बहुत ही प्राचीन शहर है। और वहाँ की जितनी उसके बाद से जितने भी वहाँ की पुरातात्विक इमारतें मिली, स्थल मिले, उन सभी को अब से हड़प्पा के स्थल कहा गया। ओके, इन शहरों का निर्माण 4700 साल पहले हुआ था। इन शहरों का निर्माण 4700 साल पहले हुआ था। अंडरलाइन कर लीजिए कि शहरों का जो निर्माण है 4700 ईयर्स अगो, 4700 साल पहले हुआ था। अब बात करते हैं कि देखिए, प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? ओके दोस्तों, मैं आप लोग से पूछ रही हूँ, आप लोग को ऐसा लगता है कि क्या पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? अगर लगता है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए और साथ में रीज़न लिखिए, और नहीं लगता है तो भी नो लिखिए और साथ में रीज़न लिखिए। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप लोगों की लॉजिकल जो क्षमता है, तार्किक क्षमता है, सोचने की क्षमता है, वो किस प्रकार तक की है। ओके दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। इन नगरों की विशेषता क्या थी? ओके, अब हम बात करते हैं कि इन नगरों की विशेषता क्या थी। हमने पढ़ तो लिया कि हड़प्पा सभ्यता हमारे उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यता, प्राचीन शहर है। लेकिन अब हमें जानना है कि प्राचीन तो थी लेकिन उसकी विशेषता क्या थी। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं, इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया है। मतलब ये जो हमें नगर मिले थे ना, उन्हें 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में बांटा है। देखिए कैसे बांटा है, किस तरह से बांटा है। और दोस्तों, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि आज के ज़माने में आप देख सकते हैं कि ये हमने बांटा है समाज को, उच्च वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग और निम्न वर्ग के लोग। वैसे ही प्राचीन समय में भी नगरों को बांटा गया था। देखिए, प्रायः पश्चिमी भाग छोटा होता था। मान लो ये जगह है, ठीक है, आपको पता है कि ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, ये ईस्ट और साउथ। तो पश्चिमी भाग था वो छोटा होता था। कैसा था? छोटा, स्मॉल, और लेकिन ऊंचाई पर बना होता था। कैसा? ऊंचाई पर होता था। और पूर्वी हिस्सा जो है वो लार्ज, बड़ा होता था। लेकिन यह निचले इलाके में था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद कर लीजिए दोस्तों। क्या बोला है कि पश्चिमी भाग छोटा, कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभास है कि पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था, पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। समझ गए दोस्तों? अपोजिट है। आप एक भी याद कर लोगे ना तो आपको दूसरा ऑटोमेटिक याद कर हो जाएगा। बस आपको सोचना है कि आपको पश्चिमी हिस्सा याद रखना है कि पूर्वी। पश्चिमी भाग क्या था? छोटा था। पश्चिम की जो जगह थी वो कैसी थी? छोटी थी। अगर छोटा था तो वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था वो। और जो पूर्वी हिस्सा था वो बड़ा था लेकिन निचले इलाकों में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब आप बीए करेंगे ना, एमए करेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट से, वहाँ पे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या आप नेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। सोचो एनसीईआरटी कितना डेवलप है कि क्लास 6 में बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको यूपीएससी नेट एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो समझ लीजिए दोस्तों ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आप बाहर जाएंगे तो आपको लाखों रुपए फ़ीस देनी पड़ती है, फिर आपको कोर्स परचेज़ करना पड़ता है, फिर आपको इस कंटेंट के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इसकी जानकारी मिल रही है। तो सोचिए दोस्तों, विचार कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नगर दुर्ग कहाँ है? निचले हिस्से को निचला नगर कहा है।
ओके दोस्तों, ऊंचा वाला जो विभाग था उसे नगर दुर्ग कहा, जो ऊंचाई का विभाग था उसे नगर दुर्ग कहा, और जो निचला हिस्सा था उसे निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चारदीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई थी। उस टाइम पे चारदीवारी कैसे बनी थी? पक्की ईंटों की। इसकी ईंटें जो है इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। सोचो दोस्तों, कितना मतलब सोचने वाली बात है कि इतने लाखों वर्ष पूर्व का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ढांचा बनाया गया था, वो सोचो बारिश आई होगी, तूफान आया होगा, कितनी सारी प्राकृतिक आपदा आई होंगी, फिर भी वो जैसा का तैसा ही खड़ा था। दीवारें जो थी वैसी ही खड़ी थी। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। दीवारों की जो चिनाई थी, देखो दोस्तों, जैसे हम दीवार बनाते हैं ना, 1 ईंट 2 3, आपने देखा होगा ऐसे हम लाइन वाइज ईंटों को लगाते हैं। तो जब हम ईंटों को लगाते हैं ना, तो उसकी चिनाई इतने अच्छे से उन्होंने की थी कि वो बहुत ही मजबूत रहे। याद हुआ दोस्तों? यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं, ये आपको भूलना नहीं है। क्या है कि पश्चिमी भाग जो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था, पूर्वी भाग जो है वो बड़ा था लेकिन निचला था। जो ऊंचाई वाला भाग था उसे नगर दुर्ग कहते थे, और जो निचला नगर था, जो निचला हिस्सा था, उसे निचला नगर कहते थे। निचले नगर को तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे निचले हिस्से को निचला नगर ही कहते थे, ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहते थे। और क्या याद रखना है आपको? पश्चिमी हिस्सा जो था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन नीचे था। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। ऐसी जैसे हड़प्पा सभ्यता है ना दोस्तों, वैसे ही बहुत सारी सभ्यता देखने को मिली थी, जिसमें से एक सभ्यता थी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। मोहनजोदड़ो में खास बात ये थी कि वहाँ पे हमको तालाब मिला, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। पुरातत्वविदों ने कहा महान स्नानागार। एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, कि ऐसा पूछा जाता है कि महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इस तालाब को बनाने में किसका इस्तेमाल किया गया था? ईंट और प्लास्टर। इसमें पानी के रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। ये आप आज भी देखेंगे। शायद ये पुरानी ही सभ्यता का हमने उसी को ही फॉलो किया है। ऐसा ये तालाब है, तो यहाँ से उतरने के लिए आपको सीढ़ियां दिखेंगी, यहाँ से नीचे उतरने के लिए आपको सीढ़ियां दिखेंगी। दोनों तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। बस तालाब था, शायद वो स्नानागार था, क्योंकि ये स्नानागार जैसा था। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई थी दोनों तरफ से, बीच में पानी भरा जाता था। और ये पानी कहाँ से भरा जाता था? कुएं से भरा जाता था। ठीक है दोस्तों। फिर उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। मान लो हमने तालाब का इस्तेमाल कर लिया, हमने तालाब बना लिया और फिर हमने उसमें क्या किया? पानी भर दिया। और जब हमारा इस्तेमाल हो जाएगा तो हम लोग क्या कर देंगे कि उसे खाली कर देंगे, पानी निकाल देंगे। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। शायद कि लोग विशेष अवसरों पर इस तालाब में स्नान किया करते थे। ठीक है दोस्तों। जैसा कि आज भी आप देखोगे कि जब कोई भी विशेष अवसर पड़ता है तो हम नदियों में स्नान करते हैं, तो वैसे ही पहले की सभ्यता भी जो थी वो नदियों में स्नान करती थी। कालीबंगान और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभव। ओके दोस्तों, अभी हम अपना लेक्चर्स यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आए तो लेक्चर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।